नमस्कार, मैं हूं किशोर शर्मा और आज बात करेंगे हम राहुल गांधी के उस इंटरव्यू की जिसमें उन्होंने आपातकाल को भी गलत बताया तो आरएसएस को लेकर भी बहुत कुछ कहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल को गलत बताया। कर्नेल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में बुधवार को प्रोफेसर कौशिक बसु के साथ वर्चुअल डिस्कशन में राहुल ने ये बात कही। हालांकि उन्होंने ये बात मौजूदा मोदी सरकार के संदर्भ में कही। राहुल ने कहा कि इमरजेंसी एक गलती थी, पर उस वक्त जो हुआ और आज जो देश में हो रहा है, दोनों में फर्क है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. Yeah, and there's a fundamental difference between what happened in the emergency and it was wrong, and what is happening now. The Congress Party at no point attempted to capture India's institutional framework. दिक्कत यही है राहुल जी में, वो बहुत वर्षों बाद सोचते हैं। 1975 में इमरजेंसी लगी थी, हम भी जेल गए थे। हम बच्चे थे जब हम जेल गए थे, और आज जब राहुल गांधी बोल रहे हैं तो हम 61 साल के हो गए। अब इतने पीछे उनका सोच चलता है, तब की बात उन्हें लग रही कि अब गलती थी। हालांकि देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन अब वो ये भी सोच लें कि वो जो आज कह रहे हैं वो उनको कई वर्षों के बाद लगेगा कि वो गलती कर रहे थे, और तब फिर उनको गलती की माफ़ी मांगनी पड़ेगी। चाहे वो सरकार, केंद्र सरकार के बारे में कह रहे हों, प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस ढंग की बेहूदी टिप्पणियां वो कर देते हैं, एक दिन उनको पता नहीं कब ट्यूबलाइट जलती है, कब उनको पता चलता है कि गलत था, लेकिन फिर उनको गलती लगेगी। The RSS is doing something fundamentally different. They are actually filling the institutions with their people. So look, even if we defeat the BJP in an election, we are not going to get rid of their people in the institutional structure. Our Chief Minister of Madhya Pradesh, just before he was overthrown, had a conversation with me. He says, listen, my senior bureaucrats won't listen. They are RSS people. I tell them to do something, they don't do it. So it's fundamentally different. तो हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा है। क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा, क्या कुछ शिवराज जी की प्रतिक्रिया है। लेकिन हाँ, सोचिए, अचानक कई साल पहले अचानक एक दिन आकाशवाणी होती है, भाइयों बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। अब अंतरात्मा से आवाज निकली है, या यूं कहें शिवराज जी की भाषा में कि अब ट्यूबलाइट जली है और आपातकाल गलत था। लेकिन हाँ, राहुल गांधी ने जो कहा है वो मुख्य रूप से आरएसएस कि क्या स्थिति देश में है, सिस्टम पर आरएसएस कितना हावी है। उन्होंने तो मध्य प्रदेश की पूर्व सरकार यानी कमलनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल की सरकार के दौरान आरएसएस ने बहुत कुछ हस्तक्षेप किए, इस तरफ इशारा भी कर दिया है। इन्हीं सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान पैनल में जुड़ेंगे। डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। ब्रजगोपाल लोया जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पैरवी करेंगे इस पूरे मामले में। तो दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। आकाशवाणी कई साल पहले हुई थी और आज अंतरात्मा से एक आवाज भी निकली है कि इमरजेंसी गलत थी। जी, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे भी और भाजपा के प्रवक्ता से भी कि इमरजेंसी लगाई क्यों गई थी, और इलाहाबाद कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, वो किस बात पर दिया गया था, ये जनता को पता होना चाहिए। रायबरेली में इंदिरा गांधी जी चुनाव प्रचार के लिए गई थी, वहां एक लाउड स्पीकर लगा हुआ था। उस लाउड स्पीकर को लेकर विपक्ष ने कंप्लेन की थी कि इस लाउड स्पीकर को लगवाने के लिए
बिजली विभाग के सरकारी कर्मचारियों ने मदद की, ये आरोप था। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट पे ये गए, वहां के जज ने कहा कि हाँ ये आरोप सही है। उसके बाद इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट पे गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये आरोप गलत है और निराधार है, और बाइज्जत उनको इंदिरा जी को बरी कर दिया गया। इस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो अंतर था, उस अंतर के बीच में विपक्ष ने रेल की पटरियां उखाड़ना शुरू कर दी, ट्रेनों में आग लगाना शुरू कर दी, बसों में आग लगाना शुरू कर दी, पूरे देश की सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जैसे आज बेची जा रही है, उस तरह से विपक्ष ने उस समय पूरे देश की सरकारी संपत्तियों में आग लगाना शुरू कर दिया था। तो केवल ऑप्शन यही ये था कि देश को बचाने के लिए, देश की सरकारी संपत्तियों को बचाने के लिए इमरजेंसी लगाना जरूरी था। इसलिए हमेशा जनता को यह पता होना चाहिए कि कारण क्या है। यानी आप राहुल गांधी की बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि इमरजेंसी का निर्णय गलत था? राहुल गांधी जी ने क्या कहा है, मुझे आप बताइए। राहुल गांधी जी ने कहा है कि गलत था, यही है उनका इंटरव्यू पूरा, आपने भी सही था। देश को बचाने के लिए, विपक्ष से देश को बचाने के लिए, सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए, देश में आग लगाने के लिए उस समय की जरूरत थी। और जो आरोप लगाया था विपक्ष ने कि लाउड स्पीकर लगाने के लिए बिजली के एक कर्मचारी ने मदद की, आज पूरा पीएमओ मदद कर रहा है। बंगाल में यदि प्रधानमंत्री की कोई रैली होती है या बनारस में होती है तो प्रधानमंत्री कार्यालय के सारे अधिकारी कर्मचारी वहीं लगे रहते हैं। इस हिसाब से तो प्रधानमंत्री को एक मिनट का भी अधिकार नहीं बनता है कि ये वहां रहने का इनको कोई। बिल्कुल, लोया जी पैनल में हैं, जवाब ले लेते हैं। चूंकि राहुल गांधी ने इशारा तो यही किया है कि वो घोषित था या घोषित है, भले ही आपातकाल दोनों को कह लें। लोया जी। देखिए किशोर जी, राहुल गांधी जी ने आज बहुत बड़े दिनों बाद ये स्वीकार किया कि आपातकाल लगाने का निर्णय गलत था, ये कल उन्होंने माना। मगर दुखद मेरे लिए दुखद ये है कि आदरणीय राम पांडे जी जो कह रहे थे उसकी तारीखें उन्होंने नहीं बताई। 22 जून 1975 का वो दिन था जिस दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था, और सुप्रीम कोर्ट आप तब नहीं गए थे। 25 जून 1975 की रात 12 बजे, सिर्फ 2 दिन में तो आपने आपातकाल की घोषणा कर दी, और इस दौरान कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं हुआ था, ये भी मैं आपको बता दूं। तीसरी बात, 26 जून 1975 की सुबह बेंगलुरु में अटल बिहारी वाजपेयी जी और लालकृष्ण आडवाणी जी गिरफ्तार कर लिए गए थे। दिल्ली में जयप्रकाश नारायण गिरफ्तार कर लिए गए थे। और आपको एक बात और बताऊं आदरणीय राम पांडे जी, कि चंद्रशेखर तब कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, और कांग्रेस के सांसद के नाते जब वो थाने पहुंचे कि आपने किस आरोप में डॉक्टर जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया है, तो आदरणीय चंद्रशेखर जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, और उनसे ये कहा गया कि पुलिस आपके घर भी गई थी, आप घर मिले नहीं थे। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास है भारतीय लोकतंत्र का। और जिस न्यायपालिका की आप दुहाई दे रहे हैं, उस न्यायपालिका की बात को इंकार करने की बात थी, संविधान को सस्पेंड करने की बात थी। और संविधान की अगर सबसे बड़ी ताकत किसी के पास है तो वो संसद पे है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट पर है। आपने संसद की ताकत और सुप्रीम कोर्ट की ताकत दोनों को नजरअंदाज किया, और राष्ट्रपति जी से उस पर हस्ताक्षर करके उसे जारी करा लिया। और यदि इतना ही शानदार निर्णय था तो रात 12 बजे क्यों किया गया? ये तो दोपहर के 12 बजे भी हो सकता था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब पूरा विपक्ष, और केवल विपक्ष नहीं, उसमें वामपंथी भी शामिल थे, केवल हम नहीं थे, विपक्ष पूरा आपने बंद किया। इसके बाद मीडिया संस्थानों पे आपने रोक लगा दी, मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों को आपने जेल भेज दिया। क्या वो पत्रकार रेल की पटरियां उखाड़ रहे थे? क्या डॉक्टर जयप्रकाश नारायण रेल की पटरियां उखाड़ रहे थे, हिंसा कर रहे थे, क्या बसें जला रहे थे? जी, मौजूदा वक्त पर और आपकी टिप्पणी चाहिए है, वो सारी तारीखों का उल्लेख आपने कर दिया, लेकिन आज की तारीख में जिस तरफ राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं, वो कहते हैं, या पूरी कांग्रेस लंबे समय से कहती आ रही है कि भगवाकरण हो गया है सिस्टम का। सुन लीजिए, एक बात में पूरे उत्तर मिलेंगे आपको जी, कि आपको याद होगा इस देश के बहुत बड़े व्यंगकार डॉक्टर शरद जोशी हुए हैं। उन्होंने एक व्यंग लिखा था 1978-80 में, और उस व्यंग में ये कहा था कि कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक संस्थान है जिसमें दोष सदा बने रहेंगे और गुण लौट लौट कर आएंगे। ये जो कभी कभी बातें करते हैं ना, कभी सिख हिंसा की माफी मांगी गई थी, आपको याद होगा 1984 के, आज माफी मांगी गई है, उसे गलत बताया गया है इमरजेंसी के निर्णय को। ये जो गुण कभी एक आध दिन के लिए आता है और उसके बाद वो विसर्जित हो जाता है। अरे माफी मांगिए, किन किन चीजों के लिए माफी मांगेंगे?
जिनके लिए विमान केवल 555 सिगरेट लेने जाते थे उसके लिए माफी मांगिए, कपड़े उठाने के लिए हवाई जहाज जाते थे इस देश के उसके लिए माफी मांगिए, इस देश में 370 गलत तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए माफी मांगिए, संविधान में आर्टिकल 35A को असंवैधानिक रूप से जोड़ने के लिए माफी मांगिए। आप काय की माफी मांगेंगे इस देश से? अरे आप तो प्रभाकरण की भी तारीफ कर रहे हैं, आप तो उन लोगों के भी साथ हैं जिसने इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी की हत्या करी। आप तो ये कह रहे हैं कि उन्हें क्षमा कर दिया जाए। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि कांग्रेस का संवैधानिक संस्थाओं पर न कभी विश्वास था, ना आज है, और ना कभी रहने वाला। सवाल का जवाब डॉक्टर राम पांडे भी वही उसी तरफ इशारा कर रहे थे और मैं भी सीधा पिन पॉइंटेड वही पूछूंगा, क्या दखल है आरएसएस का? कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब भी अफसरशाही ने इतना प्रभावित किया कि सरकार स्मूथली काम नहीं कर पाई। नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनीति से क्या संबंध है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिशा निर्देश देने वाला संगठन है, वो काम करने वाला संगठन नहीं है। ना डॉक्टर साहब, आरएसएस का कोई हाथ नहीं है। कमलनाथ जी खुद ही सरकार चला रहे थे और अफसरशाही आरएसएस से बिल्कुल प्रभावित नहीं है। पूरा देश जानता है कि क्यों गिरी, उनके अहंकार के कारण गिरी, राजा दिग्विजय सिंह जी के कारण गिरी। ये कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर कह चुके हैं कि जब कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी के चश्मे से देखना शुरू किया, उनके कानों से सुनना शुरू किया, उनके मुंह से बोलना शुरू किया, इसलिए गिरी। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ जो धोखा किया, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ जो धोखा किया, इसलिए गिरी। अब उसमें आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को शामिल करने का कहां सवाल उठता है? और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी विचारधारा तो इस देश को आगे बढ़ाने की विचारधारा है, इस देश को वैभवशाली और गौरवशाली बनाने की मानसिकता है। परंतु दुर्भाग्य ये है, लेकिन जिन लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि शिशु मंदिर कैसा होता है और मदरसा कैसा होता है, वो टिप्पणी करते हैं। आगे बढ़ा देंगे। ये कैसे, ये जादू की छड़ी कहां से आई है कि दखल भी नहीं देंगे और देश को आगे भी बढ़ा देंगे? दो चीजें एक साथ कह रहे हैं। देखिए, विचार देने के काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है और उस विचार को अमल में लाने का काम उसके अनुषंगिक संगठनों का है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रत्यक्ष रूप से कहीं दखल नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी को नियंत्रित करता है। आपकी प्रतिक्रिया बेहद जरूरी है डॉक्टर साहब। ये देखिए, आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों फर्जी संगठन है। आप देखिए, आरएसएस क्या बात करती है और भारतीय जनता पार्टी क्या बात करती है। कहीं तो ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कहीं कुछ बात करते हैं। आप बताइए कि जब पठानकोट पे हमला हुआ था तो जो आतंकवादी पैदा करती है आईएसआई, वह वहां जांच करने के लिए आती है। डोकलाम चीन हड़प लेता है, तब इनका मुंह बंद रहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पैर पड़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं, तब आरएसएस चुप रहता है। पाकिस्तान को चीफ गेस्ट बनाया जाता है हमारे देश में, तब आरएसएस चुप रहता है। 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल हो गया है, तब आरएसएस चुप है। बेरोजगारी बढ़ रही है, तब आरएसएस चुप है। 15-15 लाख अकाउंट में नहीं आए, तो आरएसएस चुप है। 2-2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली हुई है, तब आरएसएस चुप है। बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तब आरएसएस चुप है। स्वदेशी जागरण संगठन बनाया था आरएसएस ने, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी जिंदा था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी ये स्वदेशी की बात करते थे। आज मोदी जी ने आरएसएस के मुंह पे टेप लगा दिया है कि स्वदेशी जागरण मंच इनका कोई काम नहीं कर रहा है। एफडीआई की ये बात करते थे आरएसएस, अटल जी के सामने भी करते थे। आज एफडीआई के बारे में इनकी बोलने की हिम्मत नहीं है, आरएसएस के मुंह पर ताला लग गया हुआ है। तो हर मुद्दे, अभी देखिए किसान आंदोलन चल रहा है, इनका किसान मजदूर संघ है। किसानों के संगठन के नाम पर आरएसएस ने कई संगठन बना रखे और हमेशा आवाज उठाते थे ये किसानों के समर्थन में। अटल जी के सामने भी उठाते थे। आज 3 महीने से किसान दिल्ली के सरहद पर पड़े हुए, आरएसएस के किसान संगठन और आरएसएस के कार्यकर्ता चुप पड़े हुए। कर्नाटक में कल इनका मंत्री फंस गया, सेक्स कार्ड में फंस गया, आरएसएस चुप है। वो राघव जी जो फंस गए थे, वहां आरएसएस चुप है। चिन्मयानंद फंस गए, वहां आरएसएस चुप है। उमेश सेंगर फंस गए, वहां आरएसएस चुप है। जितनी भी सेक्स सीडी आती है, या तो आरएसएस की आती है या बीजेपी की आती है। जितनी भी समलैंगिक सीडी आती है, चाहे वो राघव जी की हो, ये सब बीजेपी और आरएसएस की। कितना ये चरित्र से भी गिरे हुए लोग हैं, भी गिरे हुए हैं लोग। दरअसल राहुल गांधी ने अपने इंटरव्यू में जो उल्लेख किया है वो सिस्टम से जुड़ा हुआ है, फंक्शनिंग से जुड़ा हुआ है, या सीधी भाषा में कहें तो मंत्रालयों से जुड़ा हुआ है, वल्लभ भवन, इन तमाम बिल्डिंगों से जुड़ा हुआ है जिन बिल्डिंगों में कमलनाथ जी बैठते थे। लेकिन
दखल बेहद ज्यादा है, अफसरशाही प्रभावित है, आरएसएस के एजेंडे से, उनके इशारे पर काम होता है, ये कहने की कोशिश की। बहुत स्पष्ट उन्होंने नहीं कह दिया है, लेकिन हाँ ये कोट जरूर किया है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बात की चर्चा उनसे की थी। तो ये विषय है। दरअसल आरएसएस कहाँ चुप है, ये बात सही है, लेकिन जहां सक्रिय है उस पर आपको बोलना है। जी जी जी, अब आप देखिए कि हमारे यहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते थे केंद्र सरकार में, वो आईएएस के माध्यम से बनते थे। आज आरएसएस के लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जा रहा है और वो ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रधानमंत्री कार्यालय का काम संभाल रहे हैं। जो आईएएस है वो फालतू बैठे हुए हैं, आरएसएस के लोग बिना आईएएस के वहां बैठा दिए गए, सारी संवैधानिक संस्थानों पर आईएएस के लोग बैठा दिए गए। आप देखिए आज के अखबारों की हेडलाइन है कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घर पर इनकम टैक्स के छापे पड़े। उन्होंने सरकार से सवाल किया तो उनके घर पर छापे पड़ गए। आज जो भी सरकार से सवाल कर रहा है, देश का बुद्धिजीवी हो, इंटेलेक्चुअल हो, फिल्म इंडस्ट्री से हो, सामाजिक संस्थानों से हो, कहीं से भी हो, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी उनके पहले पहुंच जाते हैं। यहां तक कि अभी जो केंद्र सरकार का बजट आया है, उस बजट में गृह मंत्रालय का बजट बढ़ाया है, बाकी स्वास्थ्य शिक्षा का बजट कम कर दिया गया है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का बजट बढ़ा दिया गया है। तो इन सब संस्थानों में आरएसएस के लोग बैठा दिए गए। यदि देश में कोई भी सवाल करता है तो उनके ये पहुंच जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी यदि कोई नेता कार्यकर्ता सवाल करता है तो उनको भी पीछे, उनका भी ये संस्थान उनके भी पीछे पड़े रहते हैं। एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा और अनुराग कश्यप का। डॉक्टर साहब एक बात और पूछना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ जी को प्रोजेक्ट किया गया था, तब मध्य प्रदेश की जनता ने, पूरी कांग्रेस ने ये स्वीकार भी किया था कि कमलनाथ एक बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन वो भी आरएसएस के प्रभावित जो अधिकारी हैं उनसे, उनके कारण काम नहीं कर पाए। ये इस तरफ राहुल गांधी की बात इशारा करती है। तो जो क्षमता कमलनाथ के अंदर थी, क्या वो क्षमता भी इस भगवाकरण के आगे प्रभावित हो गई? जी जी बिल्कुल प्रभावित होती है। सिस्टम को सुधरने में टाइम लगता है। कमलनाथ जी की सरकार 5 साल के लिए चुनी गई थी। 11 महीने में हमारा उन्हीं अधिकारियों से ज्यादा पड़ा था जो आरएसएस माइंडेड थे। उनकी मानसिकता को सुधारने में समय लगता है। देखिए आप पिछले 6 साल से देख रहे हैं, देश के अंदर देशभक्त की कमी आती जा रही है और अंधभक्त बढ़ते जा रहे हैं। और अंधभक्त पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ ये मायने नहीं कर रखता है, उसके दिमाग में अंधभक्ति घुसेड़ दी जा रही है, उनके दिमाग में राष्ट्रवाद घुसेड़ दिया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा है कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के लोग सुखी रहे, राष्ट्र में सौहार्द रहे, राष्ट्र में प्रसन्नता रहे, राष्ट्र के लोगों की आमदनी बढ़े, ये राष्ट्रवाद होता है। राष्ट्रवाद ये नहीं होता है कि चीन के प्रधानमंत्री को हम झूला झुलाएं। राष्ट्रवाद ये नहीं होता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हम पैर पड़ने के लिए पाकिस्तान जाए, ये राष्ट्रवाद नहीं होता है। तो जो अधिकारी आरएसएस मानसिकता के बैठते जा रहे हैं, तो उनके अंदर से जो अंधभक्ति चढ़ी हुई है उसको निकालने में टाइम लगता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि 11 महीने में हम प्रयास कर रहे थे तब तक, लेकिन इनको हजम नहीं हुआ। इन्होंने 35 करोड़ ब्रजगोपाल लोया जी, 2000 करोड़ रुपए खर्च किया कोरोना काल में। कोरोना काल में राहुल गांधी जी हमेशा उनकी बात सच होती है। वो एक्चुअल राष्ट्रवाद हमेशा जो कहते हैं उनकी बात सच होती है। उन्होंने कहा था कि जीएसटी से व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे, उनकी बात सच हुई थी। उन्होंने कहा नोटबंदी से देश तबाह हो जाएगा, उनकी बात सच निकली। उन्होंने कहा कोरोना का आक्रमण होने वाला है, जाग जाइए, उनकी बात सच निकली। लेकिन कोरोना काल में भी ये सरकार को खरीदने लोया जी जो मुख्य बात है राम पांडे की, वो ये कि आप जिसे राष्ट्रवाद कह रहे हैं वह एक्चुअल राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद देखिए मैं बताऊंगा, फर्जी राष्ट्रवादी बैठे हैं, फर्जी ढोंगी नाटक नौकटन की बातें बैठे हैं। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है, देश की इकोनॉमी की ध्वस्त कर दिया है। पेट्रोल डीजल कहाँ चला गया है, बेरोजगारी कहाँ जा रही है, महंगाई कहाँ जा रही है। चीन इनको ठोक के जाता है, पाकिस्तान इनको ठोक के जाता है, बांग्लादेश इनको ठोक के जाता है, यहाँ तक कि नेपाल भी इनको ठोक के जाता है। बस समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्रजगोपाल के नाम पर ये देश को गुमराह कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर ये देश को धोखा दे रहे हैं। ये फर्जी नोटंकी वाले लोग बैठ गए हैं, ये जनता को समझ में आना चाहिए। आज 100 रुपए के ऊपर का पेट्रोल हो गया है, 25% महंगाई बढ़ गई है, जनता त्रस्त है, हमें इस पर बात होनी चाहिए। अरे लोया जी से राम भाई अब आप चुप रहना, बोलना मत। जी 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 बोलिए। आप यहाँ राष्ट्रवाद है, यहाँ फर्जी लोग बैठे हुए हैं, ये बताइए पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा क्या हुआ?
पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ज्यादा क्यों बढ़ी? आप कहते थे 30 रुपए में पेट्रोल देंगे। जनता को इससे मतलब है, जनता को रोजगार से मतलब है, जनता को इमरजेंसी और राहत से मतलब नहीं है। जनता को इस बात से मतलब है कि गैस का सिलेंडर 900 रुपए का क्यों हो गया? लोया जी नहीं बोलेंगे तो उत्तर कैसे आएगा? लोया जी बोलिए। जनता को इस बात से मतलब है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है? जनता को इस बात से मतलब है कि 150-200 रुपए का तेल क्यों मिल रहा है? इस बात पर आप जवाब दीजिए। बंद करिए। आप हो गए राम भाई, आपने कह लिया जो कहना था। जी, पेट्रोल डीजल और गैस पर जवाब दीजिए, बेरोजगारी और महंगाई पर जवाब दीजिए। इमरजेंसी और राजपाट से कुछ नहीं होगा। जनता को राहत चाहिए, जनता को प्रसन्नता चाहिए। आप इन बातों पर जवाब दीजिए। किशोर जी कृपया आप मुझे दोबारा न जोड़े इस तरह के थर्ड क्लास लोगों के साथ। जी, घटिया आदमी के सामने मुझे कभी न बैठाए, इसकी शक्ल देखना मुझे पसंद नहीं है। इस घटिया आदमी की शक्ल मुझे आगे से दिखाई नहीं देनी चाहिए। ये नहीं चल पाएगा। जिन लोगों को घटिया आदमी मेरे सामने नहीं आना चाहिए, अगली बार से बाहर रखें। जी, ऐसे आदमी की शक्ल मुझे नहीं दिखनी चाहिए। आपको रोकूंगा, एक बार ब्रजगोपाल लोया जी की बात आ जाए। लोया जी, राष्ट्रवाद को लेकर सवाल उठे हैं, क्या आपकी जो दिशा है वो ओरिजिनल राष्ट्रवाद नहीं है? मैं बताता हूं किशोर जी, इनका राष्ट्रवाद क्या है। दो कांग्रेसियों में विवाद हो जाए तो देश को 2 हिस्सों में बांट लो और दोनों प्रधानमंत्री बन जाए। गैस सिलेंडर 900 का क्यों हुआ है? अरे तो गैस सिलेंडर 900 का क्या हुआ है? पेट्रोल 100 क्यों है? ये रामायण आपकी सुन ली, जनता 6 साल से सुन रही है। ये परिवारवाद की बात जनता 6 साल से सुन रही है। लोया जी को बोल लेने दीजिए, वो जब कहेंगे तो समझ आएगा। परिवारवाद पर डिबेट 6 साल से चल रही है, 6 साल से डिबेट चल रही है। आप ये बताइए गैस 900 रुपए की क्यों हुई है? पेट्रोल डीजल 100 रुपए का क्यों है? इस बात पर बात कीजिए। हमारी है 7.5 करोड़ जनता और देश की 140 करोड़ जनता। आपके प्रति जिम्मेवारी नहीं है, हम इस देश की जनता के प्रति जिम्मेवार हैं। जवाब दीजिए, 900 का सिलेंडर क्यों आ रहा है? पसंद लोग हैं, उनकी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। सुनिए, अब आप सुन लीजिए, ये वो लोग हैं जिसे राष्ट्रभक्ति ये उसे मानते हैं कि 2 लोगों ने आपस में देश बांट लिया, राष्ट्रभक्त थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने 34,000 वर्ग मील जमीन चीन को दे दी। ये वो देशभक्त है, इनके लिए देशभक्ति ये है। और इनके लिए क्या है? जनता को इसका मतलब है पेट्रोल डीजल 100 रुपए का क्यों? जनता ने ये बकवास आपकी सुन ली है, वो भी बता देंगे। 6 साल से आपकी ये बकवास सुन रही है। मुद्दों पर बात कीजिए आप, मुद्दों पर बात कीजिए आप। मुझे लगता है कर दीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए। हम दिशा से भटक गए हैं और वैसे भी समय पूरा हो गया। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो आप सुन चुके हैं, लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा सोचने वाला विषय ये है कि आखिर जो चुटकी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ली है शिवराज सिंह चौहान ने, कि बहुत देर में ट्यूबलाइट उठी है, यानी बहुत देर में समझ आया है। और वो ये दावा भी करते हैं कि आज जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, राहुल गांधी लगा रहे हैं, उन आरोपों पर भी एक दिन ये माफी मांगेंगे। लेकिन सबसे अहम बात कि जिस दौर में हमें महंगाई पर सोचना चाहिए, जिस तरफ कांग्रेस राम पांडे इशारा कर रहे थे, जिस दौर में हमें और तमाम रोजगार जैसे मुद्दों पर, यानी तरक्की पर सोचना चाहिए, विकास पर सोचना चाहिए, तब हम इतिहास को कुरेद कर केवल समय जाया कर रहे हैं। विशेष में इतना है।